तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में 2024 का सेट 2 डिस्कस किया था, उसका ये थर्ड पार्ट है उस वीडियो का। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो 30 क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसने बोला हुआ है कि डिफाइन द टर्म पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है ना, ऑफ ह्यूमन आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन, आई लेंस जो होता है ना हमारे आंखों के अंदर, वो अपना फोकल लेंथ डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट करता है। ठीक है ना, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, ए का एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, और इसको कंट्रोल करता है, जो हमारा आई लेंस होता है ना, उसको कंट्रोल करता है सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स की मूवमेंट की वजह से ही आई लेंस हमारा थिन होता है और थिक होता है। ठीक है, तो उसने पूछा है राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आई विच प्लेज अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। तो सिलेरी मसल्स यही है जो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे सिलेरी मसल। ठीक है ना, CILIARY। ठीक है, ठीक है। अब इसने पूछा हुआ नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे तो कि व्हाट हैपन व्हेन आई फोकस नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। नियर बाय ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जब हम नज़दीक की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है ना, तो नज़दीक के केस में क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे विल फोकसिंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। सिलेरी मसल जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, और उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंस होगा ना वो थिक हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और इसकी वजह से आई लेंस बिकम्स थिक एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। क्योंकि देखो हमें जब भी नज़दीक देखना हो तो हमें अपना फोकल लेंथ शॉर्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, फिर हमारा सेकंड पार्ट में आप देखोगे तो पूछ रहा है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो सेम यही लाइन लिखेंगे विल फोकसिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सिलेरी मसल्स। और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो यहाँ पर क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है ना, तो विल फोकसिंग ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सिलेरी मसल्स रिलैक्स। और इस केस में हमारा फोकल लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि हमें दूर देखना है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, तो सिलेरी मसल रिलैक्स और आई लेंस थिन हो जाएगा। ठीक है, आई लेंस बिकम्स थिन एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस।
इस केस में लेंस फ्लैट होता है ज़्यादा, ठीक है ना, उसमें कर्व होगा, इसमें फ्लैट होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके बी वाले पार्ट पे, ठीक है। और वाला जो है, इसमें इसने कहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है। तो आप रेनबो का डायग्राम वो मत बना दें इसमें 7 कलर दिखते हैं, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा ये। इसके लिए ये डायग्राम हमारा, ठीक है, ये जो स्फेरिकल है वो हमारा वाटर है, वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे लाइट आ रहा है सन से, ठीक है ना, बाहर वाटर ड्रॉपलेट के बाहर जो मीडियम है वो एयर है, और एयर से ये वाटर में एंटर हुआ है। तो आपको पता है जब मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा एक तो, और जैसे ही अंदर एंटर करेंगे 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिस्पर्सन भी होगा। फिर अंदर गया, फिर वापस अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर वापस मीडियम चेंज हुआ है तो रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली रेनबो का डायग्राम है, ठीक है। तो डायग्राम में आपको ये बनाना है, ठीक है। अब इसने पूछा वहाँ पर आप देखोगे तो कि ए मार्क कीजिए जहाँ पर डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने देखा डिस्पर्सन कहाँ हो रहा था, इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा डिस्पर्सन हो रहा है, तो ये पॉइंट ए, ठीक है, इसको रेड से मार्क कर देता हूँ मैं ताकि दिखाई देगा आपको, ठीक है। फिर इसने पूछा है बी मार्क करना है जहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन हो रहा है इंटरनल, ठीक है। तो ये रहा हमारा वो पॉइंट बी। फिर इसने बोला है सी मार्क कीजिए जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ मार्क करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिस्पर्सन को भी दिखाना है तो इस वाले पॉइंट पे मत मार्क कर देना आप, ठीक है ना, गलत हो जाएगा वरना। अब ये कह रहा है कि कंडीशन बताना है हमें कि जब रिफ्रैक्शन होगा लाइट अकर का, ठीक है ना, सी वाला तुमने दिखा दिया पॉइंट। कंडीशन बताना है कि जब ये रिफ्रैक्शन के थ्रू, जब आपका इस सारे फिनोमेन के थ्रू डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से रेनबो बनेगा। तो रेनबो बनने के लिए जो 2 नेसेसरी कंडीशन है वो कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये है कि वाटर ड्रॉपलेट होगा तभी बनेगा ये, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे प्रेजेंट ऑफ या प्रेजेंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये तभी होता है जब बारिश आती है, ठीक है ना। फिर हमारा सेकंड, देखो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी होगा, इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हुआ ना तब भी नहीं बनेगा हमारा रेनबो, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में है कि पोजीशन जो है सन की, पोजीशन ऑफ सन ठीक है एट द बैक, बैक मतलब भाई बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। हो सकता है आपको जो रेनबो दिख रहा हो दूसरे को ना दिखाई दे, ठीक है। इसे इसका समझने के लिए यहाँ पर हम ऑब्जर्वर बना लेते हैं, सन यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो क्या होगा, सन से लाइट आएगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर वो वापस रिटर्न आएगा इसकी आंखों तक, तब उसको यहाँ रेनबो दिखाई देगा, ठीक है ना। इस केस में सन का जो है ना पोजीशन वो ऑब्जर्वर के पीछे है, तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल करेगा तभी होगा। अभी मान लो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है तो इसको ये रेनबो नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सन से पीछे है ना कि सन इसके पीछे, ठीक है ना। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी हमारा रेनबो बनेगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चलते हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे। आपके पास देखोगे कि इसने डायग्राम बोला है ड्रॉ करने के लिए कि ड्रॉ डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ हॉरिजेंटल शीट ऑफ पेपर, पेपर पे दिखाना है, ठीक है, और स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है,
और करंट कहाँ जाना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्किंग भी करनी है। तो ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है इस पॉइंट पर, ठीक है। फिर ये रहा हमारा पेपर, ये पेपर है हमारा रेक्टेंगुलर पेपर, ठीक है ना। और स्ट्रेट कंडक्टर, ये रहा हमारा एक्स और वाई स्ट्रेट कंडक्टर है जिससे करंट पास हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और, ये रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो आपसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर आपसे पूछता है कि ऐसा डिवाइस बताइए जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता हो, चेंज होता हो, ठीक है, तो वो है रियोस्टेट, ठीक है। फिर है एमीटर। एमीटर करंट के अमाउंट को मेजर करता है। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये की है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए बोला, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी आता है कि ये एक ओम्स लॉ की एक्टिविटी, वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें इसने बोला हुआ है कि साथ ही साथ मार्क करना है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, मार्क किया हुआ है इधर, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम था, हम डायग्राम बना दिया। उसके बाद इसने बोला हुआ है कि राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और चेक करना है डायरेक्शन कि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर राइट हैंड, पहले तो राइट हैंड थंब रूल को, कि व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर when a current carrying straight conductor is being held इन राइट हैंड, ठीक है, उसको अपने राइट हैंड में होल्ड करना है, ठीक है। सच दैट, थंब की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, सच दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द, एक सेकेंड इसको इंप्रूव कर देता थोड़ा सा और, सच दैट थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के फिंगर्स होंगे वो इंडिकेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। देन फिंगर्स will wrap around the conductor in the direction of magnetic field, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। इसने कहा है यहाँ पर कि यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अफेक्ट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, स्पेशली इंसानों की बात कर रहा है, ह्यूमन बींग। तो फिनोमिनन बताना है जिसकी वजह से ये होता है, कैसा इफेक्ट डालता है, और उसको एक्सप्लेन भी करना है साथ ही साथ। तो इसमें आता है हमारा बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, जो फिनोमिनन है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
ये होता क्या है कि सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल से जब कोई केमिकल एंटर करता है तो वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में ऐसे पास ऑन होता रहता है, ठीक है ना। तो हमको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि ये हमें कैसे इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो जो फिनोमेनन इन्वॉल्व था हमने लिख दिया बायोमैग्निफिकेशन। आपको पता है कि प्लांट्स को पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो लिखता हूँ मैं, पेस्टिसाइड्स आर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल। क्योंकि पेस्टिसाइड को जब हमने सॉइल उसमें डाल दिया, क्या नाम है, प्लांट पे, जब बारिश होगा तो वो वॉश आउट होके उसके साथ डिजोल्व होके सॉइल में चला जाएगा, ठीक है ना। एंड वाटर बॉडीज़, अगर सॉइल में जाएगा तो आपको पता है प्लांट वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, तो साथ साथ वो पेस्टिसाइड्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अगर ये वाटर बॉडीज़ में गया, जैसे कि कोई आसपास नदी है उसमें गया, तो उसमें जो एक्वाटिक स्पीसीज़ होंगी उनकी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, जैसे मछली वगैरह। फिर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में ही आना है, मछली को खाएंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको पॉइंट पॉइंट बनाकर लिखेंगे, ठीक है ना। फ्रॉम द सॉयल पेस्टिसाइड्स आर एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट along with the वाटर एंड न्यूट्रिशन, ठीक है ना। वाटर और मिनरल ले सकते हो आप। वाटर एंड मिनरल एंड एंटर द फूड चेन। क्योंकि वो प्लांट के अंदर अगर एंटर कर गया तो आपको पता है प्लांट पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी डिपेंड है, उनकी बॉडी में चला जाएगा, अगर वो उस प्लांट को खाएंगे, हम खाएंगे सब्जी वगैरह तो हमारी बॉडी में आएगा, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो फूड चेन में एंटर होना ही होना है, ठीक है। अब फूड चेन में एंटर होने के बाद आपको पता है कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। वेस्ट दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं होते। तो एज इट इज़ वो बॉडी में ही मौजूद रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड गेट एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड की जगह एब्जॉर्ब भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर जैसे ही वो चला गया, ठीक है, टॉपिक लेवल 2, अगर हम प्लांट खाएंगे तो भी हमारी बॉडी में आएगा। मान लो हम कोई नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, मटन वगैरह, चिकन वगैरह, तो उनकी बॉडी में उन्होंने भी तो प्लांट फीड किया हुआ है, ठीक है ना, उन्होंने भी प्लांट को खाया हुआ है, तो वहाँ से भी हमारी बॉडी में आने, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर एज ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल, ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। द मैक्सिमम कंसनट्रेशन जो होगा फिर हमारी बॉडी में ही आएगा, ठीक है ना। द मैक्सिमम concentration of these chemical get in our body, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन।
को पता है कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, वो वॉश आउट होंगे। वॉश आउट मतलब जब बारिश वगैरह होगी तो वो उसके साथ डिजोल्व होकर सॉइल में चले जाएंगे, वाटर बॉडी में चले जाएंगे। वाटर बॉडी में जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे एक्वेटिक स्पीसीज को नुकसान पहुँचाएंगे, उनकी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है ना। सॉइल में पहुँचा तो सॉइल में से प्लांट जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो प्लांट में एंटर हो गया। फिर प्लांट को हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में आएगा, क्योंकि ये वेस्ट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसने पूछा है कि रीज़न बताना है हमें कि कार्बन जो है वो C4+ क्यों नहीं बनाता कटायन, या C4- क्यों नहीं बनाता है, ठीक है ना। क्यों वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो आपको पता है C4+4, देखो 4 जब किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 4+ का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट, कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4+ because removal of 4 electron required large amount of energy, ठीक है ना। और इतनी एनर्जी हम दे नहीं सकते। एनर्जी एंड इट कैन नॉट फॉर्म C4-, ठीक है ना। C4-, देखो C4- का मतलब और C4+ का मतलब क्या है, पहले इसको समझने के लिए एक बार कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कार्बन आपको पता है कि 6 नंबर पे है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-4, ठीक है। तो C4+ का मतलब इस 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया हमने, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और C4- का मतलब मैंने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 6, प्रोटॉन भी 6। जब मैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो वो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। तो C4- के केस में क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट कैन नॉट फॉर्म C4- अनायन बिकॉज it would be difficult for the nucleus with 6 प्रोटॉन, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो प्रोटॉन तो वैसे के वैसे ही हैं, 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है ना ही वो लूज कर सकता है ना ही वो गेन कर सकता है। दस इट शेयर इलेक्ट्रॉन, जब आपको पता है जब शेयर करके इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड, और उस कंपाउंड को बोलते हैं हम कोवेलेंट कंपाउंड। तो दस इट शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इसने बोला हुआ है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस मेंबर वो होते हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम जब ही होगा जब वो फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सेकंड का आंसर, सीरीज ऑफ कंपाउंड विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, विच द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर बाय CH2 मल्टीपल, ठीक है ना।
क्योंकि आप अगर एक साथ साथ वाले ले रहे हो तब तो CH2 से डिफर करेगा। मान लो मैंने प्रोपेन ले लिया और सीधा ऑक्टेन ले लिया, तब उसमें CH2 का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना, बट CH2 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या होती है होमोलोगस की, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, ठीक है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है होमोलोगस का तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी बस अलग होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी में अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हो होमोलोगस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब अल्डिहाइड का इसने पूछा हुआ था तो मैं अल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल में उसने अल्डिहाइड के 2 मेंबर बोले हुए थे, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इथेनल CH3 CHO, इसका नाम है इथेनल, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, इसका नाम होगा प्रोपानल, ठीक है। और मैं आपको एक अलग से भी बता देता हूँ, HCHO भी लिख सकता था मैं चाहता तो इथेनल के साथ में HCHO, इसका जो कॉमन नेम है ना वो है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। कभी आप आपसे पूछ लेगा तो इसलिए ये अलग से बता दिया मैं, ठीक है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड हमारा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा है ड्रॉ द मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में तो साइक्लोहेक्सेन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में हम सभी बॉन्ड को खोल के एक्सपेंड करके दिखाते हैं, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन ये थर्ड, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है तो 6 कार्बन वाली चैन होगी हमारी, ठीक है ना। और ये क्लोज स्ट्रक्चर होगा क्योंकि साइक्लो है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं तो यहाँ 4 बॉन्ड बना देंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे इधर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ठीक है ना। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन का हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है नेम द कमर्शियल इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। तो आपको पता है कमर्शियली सिर्फ एक ही कंपाउंड है अल्कोहल का जो ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। वाइन वाइन बेसिकली इथेनॉल से बना होता है और इथेनॉल को एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा फर्स्ट वाले का वो होगा हमारा इथेनॉल, ठीक है ना। इसका मॉलिकुलर फार्मूला आपको पता ही है, केमिकल फार्मूला भी, ठीक है ना। मॉलिकुलर फार्मूला लिखने के लिए बोला इसने, हम लिख देते हैं C2H5OH, ठीक है। इसको अगर आप इस तरीके से लिखोगे, देखो 2 और 1 हाइड्रोजन, 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हो गया, और ऑक्सीजन 1, तो फिर पता नहीं चलेगा कि ये अल्कोहल है, ठीक है ना। किसी का भी हो सकता है मॉलिकुलर फार्मूला, तो इस तरह से लिखने पर पता चल जाता है कि अल्कोहल का ही मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो अब इसने बोला हुआ है कि इसका रिएक्शन लिखना है सोडियम मेटल के साथ। तो सोडियम मेटल के साथ आपको पता ही है इथेनॉल जब रिएक्ट करता है, ठीक है ना, ये सेकंड पार्ट है। CH3 इथेनॉल को लिख लेते हैं CH2OH, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है सोडियम के साथ में, ठीक है। तो ये बनाएगा CH3 CH2ONA और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर जो सोडियम है उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल गया है। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए पता ही आपको ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, सेकेंड वाली रिएक्शन पे। इसका जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें उसने बोला है एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसी को बना लेते हैं हम CH3 CH2OH, ठीक है, और H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4। इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो 443 केल्विन रहता है, ठीक है ना। जो भी रिएक्शन की कंडीशन होगी हम एरो के ऊपर नीचे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
अब इस प्रोसेस में होता क्या है, यहां से एक OH और यहां से एक H हट जाएगा, ठीक है ना। जैसे OH हटेगा इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ से H हटा तो उसका बॉन्ड खाली होगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी यहाँ पे CH3 था ना, तो ये हो जाएगा हमारा CH2, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड था, ऊपर एक एक बॉन्ड खाली हुए, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। फिर यहाँ से भी OH हट गया, तो ये CH2, ठीक है। इस प्रोसेस में OH और H निकला है, तो वो मिलेगा क्या, बन जाएगा हमारा वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, सॉरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। और जो इसको रिमूव कर रहा है H2SO4, इसको बोलते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो कभी कभी आपसे रोल पूछ देगा कि H2SO4 का रोल बताइए, तो इट इज़ यूज एज अ कैटेलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन उसने ये नहीं पूछा हुआ है, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखो इसके साथ मैं आपको टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप साथ ही साथ कवर अप करते चलो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड वाले पे, इसने कहा इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है ना। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट नॉट कंज्यूम इन अ रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट प्रेजेंस होगा तभी कुछ कुछ रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, बट उसके बिना रिएक्शन होगा भी नहीं, ठीक है। तो इथेनॉल को वापस लिखते हैं, CH3 CH2 OH, और इसने बोला इथेनॉइक एसिड के साथ में, तो CH3 COOH यही होता है, ठीक है। इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से H और यहाँ से OH ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। OH और H मिलकर आपको पता ही क्या बनेगा, ये वाटर, ठीक है। अब CH3 COO है तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और उधर की साइड से हमारा क्या था, CH2 CH3, ठीक है। तो ये आपस में अटैच हो गए, इसको बोलते हैं हम ईस्टर, इसकी स्मेल स्वीट होती है, इसी से परफ्यूम वगैरह बनाया जाता है। अब इसकी नेमिंग की जरा बात कर लेते हैं, इसका हम नाम कैसे देंगे, ठीक है ना। ये है हमारा इथाइल, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं हम इथनोएट, ठीक है, क्योंकि दो कार्बन है और डबल ऑक्सीजन इसलिए OH पढ़ते हैं इसको, इथनोएट, ठीक है ना। तो इसका नाम है ईस्टर, कॉमन नेम है इथाइल इथनोएट, इसका आईयूपैक नेम है, ठीक है ना। इस प्रोसेस में एसिड भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम एसिड लिख देंगे ऊपर, ठीक है, उसने बोल रखा ऑलरेडी एसिड कैटलिस्ट है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो इसने बोला हुआ है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इथेनॉल था CH3 CH2OH, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला उसने, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये फॉर्मूला होता है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इस केस में क्या होगा कि इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और दो ऑक्सीजन वाले आपको पता ही है कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इथेनॉल है तो ये इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा CH3COOH, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा इसका भी नाम आप लिखना चाहो तो इसका नाम है सोडियम, ये सोडियम हमारा एक ऑक्सीजन है, तो इस केस में हम ऑक्साइड वर्ड लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम होगा सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम इसका, इसका नाम है सोडियम, क्योंकि उसने प्रोडक्ट फॉर्म का नाम बोला है लिखने के लिए, ठीक है ना। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसका नाम भी लिखना है साथ में, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब जो हमारा क्वेश्चन है देखोगे तो आप, इसने लिखा है हार्मोनल सिस्टम समझाना है, ठीक है, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, ठीक है, कि वो कैसे काम करते हैं। आपको पता ही है प्लांट जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करता है, जबकि एनिमल जो है वो एंडो जो ग्लैंडुलर सिस्टम है ना, ग्लैंड, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, और साथ ही साथ न्यूरॉन का भी इस्तेमाल करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए आपस में। तो यहाँ लिख देते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। और फिर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, ठीक है। अब आपको पता है, एक सेकेंड, फर्स्ट, ठीक है, इसमें डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिफ्यूजन होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन, तो बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और यहाँ पर इनके लिए, इनके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हमारे पास है, ठीक है ना, ब्लड है, ब्लड यूज़ करता है, ठीक है ना, ब्लड को यूज़ करता है, हार्मोन ब्लड के अंदर जाता है, फिर वो इधर से उधर पहुँचता है, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड टू टारगेट ऑर्गन, ठीक है ना, जहाँ पे जाना होगा वहाँ पर। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, क्योंकि उसने डिफरेंस बोला है, ठीक है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो दो डिफरेंस तो एटलीस्ट लिखेंगे ही, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर ग्लैंड इन्वॉल्व नहीं रहता, उनके पास कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन हमारे पास ग्लैंड है, ठीक है ना, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, वो ब्लड के थ्रू जाता है हार्मोन, और एक्सोक्राइन के लिए पर्टिकुलर डक्ट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे नो स्पेशलाइज ग्लैंड इन्वॉल्व, नो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स इन्वॉल्व, और इसमें ग्लैंड है, ठीक है ना, तो हार्मोन रिलीज बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। अब बढ़ते हैं आगे के सेकंड पार्ट पे। ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये सारी चीज़ों के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखो, इंटेलिजेंस की बात करें तो सेरिब्रम है, जिसका सेरिब्रम का डेवलपमेंट अच्छा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, बहुत जल्दी ग्रैब करेगा चीज़ों को, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। या आप इसमें फोर ब्रेन भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये फोर ब्रेन के अंदर आता है ये। फिर है राइडिंग अ बाइसिकल, ठीक है, अब इसमें बैलेंस करना है, बैलेंसिंग वाले काम में सेरिबेलम इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना, वो सेरिब्रम था, ये सेरिबेलम है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सेरिबेलम, या इसमें हिंड ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है ना, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन डिवाइड था ना, हिसाब से, ठीक है। फिर थर्ड कह रहा है वोमिटिंग, बॉडी में इंटरनल कोई चेंज आता है तो बॉडी जब रिस्पॉन्स करती है तो वो फिर हिंड ब्रेन के थ्रू यानी मेडुला के थ्रू कंट्रोल होता है, ठीक है ना, तो मेडुला इन्वॉल्व रहेगा इसमें, ठीक है, फोर ब्रेन। फिर हमारा कंट्रोलिंग हंगर, भूख को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है।
फोर ब्रेन। अब कह रहा है कि हाउ इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, देखो ब्रेन जो है बेसिकली वो एक बोन के अंदर स्टोर है, ठीक है ना। इसको बोनी बॉक्स बोलते हैं या स्कल बोलते हैं या इसको क्रैनियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेन के लिए लिख लेते हैं बोनी बॉक्स या क्रैनियम, ठीक है ना। इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं सेरिबेलम फ्लूइड, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए ब्रेन जो है स्कल, ठीक है, हैविंग फ्लूइड फिल, ठीक है ना। ये मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है स्कल हमारा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन विच इज स्कल टू प्रोटेक्ट ब्रेन, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमारा बैकबोन है, वर्टेबल कॉलम उसको बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अगर ये टूट गया बैकबोन तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए क्या है हमारा बैकबोन, वर्टेबल कॉलम लिख सकते हैं, ठीक है ना, या बैकबोन लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर है नेक्स्ट 35 का बी, इसमें इसने और पार्ट में पूछा हुआ है व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, स्टिमुलाई का मतलब कोई भी एक्सटर्नल चेंज होगा तो उसमें जब कोई रिस्पॉन्स करता है, ठीक है ना, तो स्टिमुलाई का मतलब ही यही हुआ कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंका तो आप ऑटोमेटिकली हाथ उठा लोगे, तो ये आपकी बॉडी का एक्शन है स्टिमुलाई के हिसाब से। प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ने पूछा व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। फिर पूछ रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन विच फर्स्ट इनहिबिट ग्रोथ एंड प्रमोट सेल डिवीजन, ठीक है। प्लांट ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स ये थोड़ा धीरे धीरे रिस्पॉन्स करता है ये पेन काफ़ी, मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स डायरेक्शन ड्यू टू लाइट, स्टिमुलाई में लाइट आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगा, वाटर आता है, ठीक है ना। लाइट में अगर मूवमेंट, लाइट की वजह से मूवमेंट होता है उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, ग्रेविटी की वजह से होता है तो जियोट्रॉपिज्म, वाटर के थ्रू होता है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। ऐसे ही अगर टच के हिसाब से रिस्पॉन्स करता है थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा। अब पूछ रहा है जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ठीक है ना, ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। तो इसका है हमारा एप्सिक एसिड, ठीक है ना, ABSCIC, ठीक है। एप्सिक एसिड जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। फिर है दूसरा, इसने कहा प्रमोट सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करे तो साइटोकाइनिन है, ठीक है। बातें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि एक्सप्लेन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ टेंड्रिल इन अ पी प्लांट। आपने देखा होगा उसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं ना, इसके अंदर मटर के उसमें,
ठीक है। तो अगर उसको टच मिलता है यानी थिग्मोट्रोपिज्म मिलता है तो वो कैसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो अगर ये टेंडाइल किसी डंडे के सपोर्ट में आ गया तो क्या होगा, उसी से लिपट के ऊपर चलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को लिखते हैं हम व्हेन टेंड्राइल कम कांटेक्ट इन एनी सपोर्ट इन एनी सपोर्ट, जैसे ही उसको सपोर्ट मिलेगा ऑक्सिन प्रमोट होना चालू हो जाएगा, ऑक्सिन बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सिन मूव्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट, ऑक्सिन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ऑफ द सपोर्ट। अब जैसे यहाँ पर आया, ठीक है, ऑक्सिन यहाँ पर बनना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और जब ऑक्सिन बनना बंद हो जाएगा तो ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट ऑफ द सपोर्ट, फिर मोर ग्रोथ अकर ऑन द साइड अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट अनइक्वल ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट अनइक्वल ग्रोथ अकर्स ऑन इट्स टू साइड, ठीक है। और उसकी वजह से वो टेंड्राइल क्या हो जाएगा, कॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। एंड दस टेंड्राइल्स कॉइल अराउंड द सपोर्ट, ठीक है। अब इसने पूछा है हार्मोन का नाम बताना है, तो वो हार्मोन हमारा क्या है, ऑक्सीन, ठीक है। आपको अलग से लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे, ठीक है। इसने कहा है अपर हाफ कॉन्वेक्स लेंस को अगर ब्लैक पेपर से हम कवर अप कर देंगे, ठीक है, तो इसमें डायग्राम के थ्रू इसको दिखाना है, ठीक है। और फिर ये बताना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F पे प्लेस करते हैं तो फिर क्या क्या होगा और फिर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका F, ठीक है, ये हो गया 2F। अभी बिना पेपर पे कवर अप किए, ठीक है ना, हाफ हमने अभी कवर नहीं किया हुआ, ठीक है ना। F1 टू F1, इधर हमारा F2 इक्वल डिस्टेंस पर ले लेंगे, ठीक है। फिर 2F2। आपको पता है कि जब 2F पे हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी 2 पे ही बनता है, ठीक है ना। तो पहली लाइट जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो कहाँ काटेगा, फोकस पे, ठीक है। फिर दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, और वो कहाँ काटेगा, F पे, 2F पे, ठीक है ना। तो जितना ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हाइट होगा उतना ही हाइट यहाँ पर मेंटेन रहेगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम टेढ़ा हो गया है क्योंकि स्केल का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम जो हम बनाएंगे, ठीक है, तो दूसरे डायग्राम में हम क्या करेंगे, सिर्फ आधे लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि आधा जो लेंस है हमारा वो ब्लैक पेपर से कवर रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, देखो दोनों डायग्राम में अंतर क्या रहता है, ब्राइटनेस कम हो जाती है, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा बाकी।
तो अगर आपसे डिफरेंस पूछता है कि दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है, इसको मान लो हमने ब्लैक से कवर अप कर दिया, ठीक है, ये पूरा ब्लैक से कवर अप कर दिया, ठीक है ना। तो इस साइड से लाइट नहीं जाएगी, ठीक है। इस केस में भी इमेज वही बनना है जहाँ था 2F पे ही, ठीक है ना। सेम चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक है। ये F1 2F1, ठीक है। बट इस बार लाइट यहाँ से ना जाके इधर से जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बनना उसको वही है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। आपको पता है कि अगर हम फोकस से लाइट को पास करते हैं तो जैसे ही फोकस जाता है वो कहाँ जाता है, पैरेलल निकलता है, ठीक है। फिर एक और लाइट ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर तो कवर है, तो यहाँ पर भी अगर जाएंगे तो ये वहीं काटेगा, ठीक है। चेंज कुछ नहीं होना है, इमेज वहीं बनना है, ठीक है, बस ब्राइटनेस कम हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं, क्वेश्चन में उसने लिखा था अपर हाफ कॉन्वेक्स लेंस अगर कवर कर लिया ब्लैक पेपर से तो डायग्राम दिखाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, 2F पे। फिर कह रहा है मेंशन द पोजीशन ऑफ इमेज होगा, ठीक है, नेचर, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पोजीशन ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, ऑफ इमेज जो होगा वो क्या होगा हमारा 2F पे ही बनेगा, ठीक है ना। 2F ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस, 2F ऑन अदर साइड ऑफ लेंस, ठीक है। उसके इसने पूछा नेचर, तो नेचर वही रहना है, नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, आपको पता ही है इस साइड बनता तो रियल एंड इन्वर्टेड रहता, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, क्या ऑब्जर्व किया है कि आपने जब हाफ पेपर से ब्लैक पेपर से इसको कवर अप कर दिया तो उसके ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस में क्या आया, क्या देखने को मिला। तो मैंने बताया आपको इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है ना। इस वाले में, इस वाले में अगर ब्राइटनेस, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइट इधर से कवर अप हो रहा है, ठीक है, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, इसमें सारी लाइटें इधर से जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो अनकवर्ड और कवर्ड वाले हैं, ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, इसकी ब्राइटनेस कम होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इस साइड में नीचे, एक सेकंड, इफ द लेंस इज अनकवर्ड, मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। द लेंस इज अनकवर्ड, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल इंक्रीज, ठीक है। विल इंक्रीज, इसमें बिल्कुल क्लियर बनेगा, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस कम रहेगा, ठीक है। डायग्राम दोनों का दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर कैंडल प्लेस करता हूँ स्क्रीन पे कैंडल दिखाई देगा, इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, इसमें थोड़ा क्लियर तो दोनों का दिखाई देगा, इसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आपको खुद ही देख के पता चल जाएगा प्रैक्टिकली कि क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर रीजन पूछेगा कि क्यों, तो इसमें मोर नंबर ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है ना। तो रीजन में इसके आ जाएगा मोर नंबर, क्योंकि हमने पूरा इसको कवर नहीं किया हुआ, ठीक है ना, आधा ही कवर था इस वाले में, इसमें पूरा खुला हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा लाइट एंटर करेगा। देखो डायग्राम बनाने के लिए हम सिर्फ दो रे दिखाते हैं, अदरवाइज इसमें जाती तो इनफाइनाइट रे है, ठीक है ना। मोर नंबर ऑफ रे विल पास टू द लेंस, ठीक है, टू फॉर्म द इमेज, ठीक है। इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस लिख लेना आप, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये न्यूमेरिकल है हमारा, ठीक है। इसमें इसने पूछा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये हो गया हमारा -30, और ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो भी हमारा नेगेटिव होता है, तो ये आ गया -15 सेंटीमीटर,
फिर कह रहा है लेंस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना, इमेज का, यानी हमें वी निकालना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना, कहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना है तो हम उसके लिए फॉर्मूला बना लेंगे, इसको इधर ले आते हैं, साइन चेंज हो जाएगा जब इधर आएगा तो ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे जो वैल्यूज़ है, ठीक है। तो f कितना है हमारा -15 प्लस u कितना है -30। हमेशा नेगेटिव साइन के लिए हम कोशिश करेंगे अगर जब भी दो साइन आते हैं तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता तो वो नेगेटिव चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये माइनस प्लस माइनस 1/30, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो तो 30 आएगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा -2, 15 2 जा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा -3। एक सेकेंड, ये 1, ठीक है, क्योंकि 30 बन जाए 30 होगा, तो ये कितना आ जाएगा -3/30, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे तो पता नहीं कितना आ जाएगा, 30/3, और नेगेटिव साइन ऊपर चला जाएगा, काट देते हैं तो ये आ गया 10। देखो अगर v नेगेटिव आता है ना उसका मतलब वो रियल इन्वर्टेड है, ठीक है ना, पूछा नहीं है उसने लेकिन ध्यान रखना, v नेगेटिव आएगा तो रियल इन्वर्टेड और पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। यूनिट जरूर लिखेंगे फाइनल आंसर में, हमेशा यूनिट का ध्यान रखेंगे क्योंकि आधे मार्क्स कट जाते हैं अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो, ठीक है। ये खत्म हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है एक सॉल्ट है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है, वह है सोडियम क्लोराइड। अब बताना है कि ये जो कॉमन सॉल्ट यूज होता है किचन में, ठीक है ना, पहले तो इसने ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इसने लिखा हुआ है बेकिंग सोडा इज ऑल्सो अ सॉल्ट। बेकिंग सोडा भी हमारा एक सॉल्ट है जो कि जल्दी कुक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। द फैमिली ऑफ सॉल्ट इज क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ कटायन एंड अनायन प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। अब बताना है हमें कि ये जो सॉल्ट बने हैं ना पहले पार्ट में, किस एसिड और किस बेस से बने हुए हैं, ठीक है। पहले सोडियम क्लोराइड के लिए तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड है NaCl। देखो इसको पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको आयंस में तोड़ लो, ठीक है ना, सोडियम और क्लोरीन, इसकी वैलेंसी माइनस होती है, इसकी वैलेंसी प्लस होती है। अब आपको एसिड और बेस डालना है, एसिड में क्या होता है H+ और बेस में क्या होता है OH-। तो ये H+ वाला किसके साथ जाएगा, इसी के साथ जाएगा, तो ये क्या बनेगा HCl। इसका मतलब इसमें जो एसिड है वो HCl है हमारा, ठीक है। और OH किसके साथ जाएगा Na के साथ, तो इसमें जो बेस है हमारा वो NaOH है, ठीक है। तो इसने जो पूछा हुआ था कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें जो एसिड है वो HCl है और बेस जो है वो NaOH है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ठीक है ना, आप सीधा लिख सकते हो। फिर पूछ रहा है बी वाले पार्ट में, आप देखोगे तो कि फाइंड द कटायन एंड अनायन प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4, अपनी अपनी वैलेंसी के साथ टूटेंगे, तो इसमें जो वैलेंसी होगी कैल्शियम 2+ प्लस 4 बार को हम क्या बोलते हैं कटायन, तो ये कटायन हो गया हमारा। और सल्फेट की वैलेंसी नेगेटिव में होती है 2-, तो ये 2-, ये हो गया हमारा अनायन, ठीक है। अब इसने पूछा है सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग द सेम फैमिली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हाँ, दोनों के दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैसे पता चलता है कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब इनके जो आयंस होंगे, ठीक है, कटायन तो सेम है लेकिन अनायन क्या है डिफरेंट है, ठीक है ना।
इसने लिखा हुआ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एंड वॉशिंग सोडा बोथ बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो हम इसमें लिख देंगे सॉल्ट हैविंग सेम कटायन बट डिफरेंट एनायन बिलोंग द सेम फैमिली, डेफिनेशन है, ठीक है ना। सॉल्ट हैविंग सेम कटायन बट डिफरेंट अनायन, ठीक है। बिलोंग द सेम फैमिली। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड में आप देखोगे Na है कटायन, सोडियम क्लोराइड को तोड़ा था तो NaCl, Na+ निकला था ना, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, ठीक है। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, तो उसमें भी सोडियम मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बोथ हैव इन NaCl एंड Na2CO3.10H2O हैव सेम कटायन Na+, ठीक है। इसी वजह से ये सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है डिफाइन द टर्म पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल को डिफाइन करना है और साथ ही साथ सॉल्ट को भी बताना है आगे, ठीक है ना। तो पहले हम पीएच को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है पीएच की डेफिनेशन क्या है, अ स्केल फॉर मेजरिंग द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अ स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन को क्या लिखते हैं हम, H+, ठीक है। कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नेम द सॉल्ट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिख देते हैं, उसने रिएक्शन पूछा नहीं लेकिन हम लिख देते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड समझाने के लिए बस, ठीक है ना। आप इसका चाहो तो फाइनल आंसर लिख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये रहा हमारा। इसमें हमें बताना है कि जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच क्या है, ठीक है ना। तो आपको पता है जो KOH है हमारा, ठीक है, और H2SO4 है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एसिड SA, ठीक है। KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट, और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होगा, 7 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो बनेगा K2SO4, ये बनेगा हमारा सॉल्ट K2SO4, ठीक है, और बाकी वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर में सिर्फ आपको K2SO4 लिखना है और इसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7, ठीक है। इसका नाम भी लिख सकते हो आप, पोटेशियम सल्फेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास, एक प्लेन एरिया है, ठीक है। अब उस प्लेन एरिया को उसने काटा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एक सिचुएशन में इसने ऐसे काटा 3 पीस में, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से काट दिया है, यहाँ से काट दिया है, और एक में इसने बीच से काटा है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में ये रीजनरेट कर पाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी काट लो वो जनरेट होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल कट पीस ऑफ टू प्लेन एरिया विल फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। यहाँ आंसर लिख देता हूँ मैं नीचे, ए वाले का, ऑल पीस ऑफ द टू प्लेन एरिया will form
अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसमें एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, आप कैसे भी काटो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी कह रहा है इसका बी पार्ट में कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जो सेम मोड है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें है हमारा हाइड्रा, हाइड्रा को भी आप कैसे भी काटो वो भी रीजनरेट कर लेता अपने आप को, ठीक है। तो इसके सी वाले पार्ट में इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इन रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या है, ठीक है। उनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि डिवाइड होकर उसको पूरा का पूरा डेवलप कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सी वाले का स्पेशलाइज सेल सेल्स प्रोलिफरेट, ठीक है, टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ सेल, ठीक है। या भी लिख सकते हो स्पेशलाइज सेल हैव डिवाइड टू मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, ठीक है ना। दिस मास ऑफ सेल्स चेंज टू मेक डिफरेंट सेल टाइप एंड टिश्यू, ठीक है। दिस मास ऑफ सेल change to make different cell cell type, ठीक है, and tissue, these change take place in an organism sequence is called development, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन है रीजनरेशन में, जो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो डिवाइड होते होते लार्ज नंबर ऑफ सेल बनाएंगे, ठीक है ना। दिस मास ऑफ सेल चेंज टू मेक डिफरेंट सेल टाइप, ठीक है, अपने आप चेंज हो जाएंगे, कोई सेल किसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो ग्रो होते होते पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार कर देगा, ठीक है ना। दिस चेंज these changes take place in an organized कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करना है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, ठीक है, एंड इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। अब आते हैं, इसने डिफरेंस भी पूछा हुआ, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है। रीजनरेशन में स्पेशलाइज सेल होते हैं, स्पेशलाइज सेल प्रोलिफरेट टू फॉर्म न्यू सेल्स विच मल्टीप्लाई होता जाएगा और वो नया इंडिविजुअल तैयार कर देगा, ठीक है ना, रीजनरेशन में। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो फ्रेगनेंस है उसके जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो ग्रो होंगे, सेल टू सेल डिवाइड होंगे, फिर जाके नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस लिख देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर जगह नहीं है तो नीचे कर लेते थोड़ा सा। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वही ऊपर वाली डेफिनेशन लिख देंगे हम, ठीक है। स्पेशलाइज सेल, ठीक है ना, स्पेशलाइज सेल्स पोर्टफोलियो, ठीक है ना, प्रोलिफरेट, सॉरी, स्पेशलाइज सेल्स प्रोलिफरेट टू फॉर्म न्यू सेल्स विच मल्टीप्लाई एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना।
फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में ईच पीस या फ्रेगमेंट ग्रोज बाय सेल टू सेल डिवीजन टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो 39 है। इसमें इसने बोला हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट वीट सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। इसने जूल लॉ ऑफ हीटिंग भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कभी कभी इसके अंदर आंसर भी दिए होते हैं, कभी कभी ऐसी पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है। अब इसने बोला है लिस्ट टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। देखो हीटिंग एलिमेंट की दो प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टीज़ होती है वो है कि हाइयर रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होगी ना उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हाइयर रेजिस्टिविटी देन प्योर मेटल, ठीक है। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये उस टेम्परेचर पे ना ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा क्योंकि वो हीटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है पर्पज से, ठीक है ना। डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके बी वाले पार्ट में इसने पूछा है लीस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपको पता ही है किस पर्पज से इस्तेमाल होता है। ये भी सेम उसी की तरह प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ठीक है ना। जब सर्किट के अंदर ओवरलोड हो जाता है ना, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोड पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रिसिटी में, तो उस केस में फ्यूज़ प्रिवेंट करता है, ठीक है ना, लॉस से। और ये भी पूछता है कि फ्यूज़ को सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका बी वाले में लिख लेंगे वही हाइयर रेजिस्टिविटी होनी चाहिए प्योर मेटल से, ठीक है ना। एक सेकंड कहाँ गया, लिस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। सेम यही लिख देंगे, ठीक है ना, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फटाक से मेल्ट हो जाएगा, तभी तो बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सेम लिख देता हूँ, ठीक है ना। बाकी आप समझ तो गई हो। लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ई वाले में किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। देखो सडनली अगर करंट फ्लो बढ़ा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस से क्या होगा, जो फ्यूज़ के अंदर वायर लगा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है ना, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसने पूछा हुआ है नेम द प्रिंसिपल ऑन विच इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क, तो लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हमारा सी वाले का आंसर, ठीक है ना। हीटिंग या जूल लॉ ऑफ हीटिंग लिख सकते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। आपको पता है किसी कंडक्टर से जब हम करंट पास करते हो तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है, डिपेंड अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, और करंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, उसने एक्सप्लेनेशन भी पूछा हुआ, ठीक है ना, कि व्हेन हाई करंट फ्लो, ठीक है, इन सर्किट
एक्सीडेंटली। ये कब होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर की जो कोटिंग होती है ना पीवीसी की, वो अगर मेल्ट हो जाती है तब होता है, ठीक है ना। द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, ठीक है। अब इसने पूछा है न्नीचे इसके सी वाले पार्ट में, और में भी दे रखा था कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब कुछ दिया हुआ, ठीक है ना। पावर दे रखा है, ये न्यूमेरिकल एक भी, ठीक है ना। और इसने पूछा हुआ है, लिख लेते हैं जो हमारे पास दे रखा है, ठीक है ना। पावर दिया हुआ है 1100 वाट, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ हीटर इज 220, यानी वी भी दे रखा हमारे पास, ठीक है। फिर पूछ रहा फाइंड द करंट। आपको पता ही है पावर और वोल्टेज और करंट के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। आई निकालना है तो P अपॉन में वी, पावर है हमारे पास 1100, ठीक है। और 220, जीरो से जीरो कट गया, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास करंट आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि पहले तो हमने उस हीटर की रेटिंग निकाल ली, 5 एम्पियर का करंट उसको चाहिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि व्हाट विल हैपन टू एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर्स। देखो 5 एम्पियर का करंट चाहिए और 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है, तब तो ये फ्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं, साथ ही साथ एक टॉपिक भी इसके साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, नो इफेक्ट ऑन द फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर रेटिंग। लेकिन अगर इसने क्वेश्चन में दिया होता 5 एम्पियर से नीचे, तो हीटर को तो 5 एम्पियर ही करंट चाहिए जो हमने निकाला। अगर 5 एम्पियर से नीचे का फ्यूज़ कनेक्ट किया होगा ना तो बार बार फ्यूज़ मेल्ट होगा। और अगर आपने ज़्यादा 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर का यूज़ कर लिया, तो उस केस में क्या होगा कि इन केस करंट फ्लो बढ़ा, ठीक है, तो हीटर ख़राब हो सकता है, फ्यूज़ मेल्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इक्विपमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो रिक्वायर्ड करंट होता है उसी रेटिंग का हम फ्यूज़ लगाते हैं, ना हम उससे नीचे लगा सकते हैं ना हम उससे ऊपर, दोनों केस में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हमारा ये पेपर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम 2024 का सेट 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।